हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप बायोवाला में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ जेनेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले वाले 4 पार्ट के अंदर मैंने आपको 100 क्वेश्चंस कवर कराए हुए हैं। तो ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में और आपके लिए बायोलॉजी नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देरी ना करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीमेल हेट्रोगेमिटी इज़ फाउंड इन। जो फीमेल हेट्रोगेमिटी पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेट्रोगेमिटी क्या होती है। हेट्रोगेमिटी होती है अगर मेल के स्पर्म के अंदर हमको XY क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं और हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर फीमेल के ओवम के अंदर XX क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, अगर ये पेयर में हैं, ये तो पेयर में होते हैं, बट अगर ये सेम है तो इसे बोलेंगे हम होमोगेमिटी, और अगर ये डिफरेंट है तो इसे बोलेंगे हम हेट्रोगेमिटी। तो हमारे अंदर और इंसेक्ट के अंदर या फिर एनिमल्स में मोस्टली, ह्यूमंस के अंदर, इंसेक्ट के अंदर आपको मेल हेट्रोगेमिटी देखने को मिलता है, बट बर्ड्स के अंदर जो हमें देखने को मिलता है वो फीमेल हेट्रोगेमिटी देखने को मिलता है। बर्ड के अंदर जो मेल होता है, मेल के अंदर जेड देखने को मिलेगा सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर ZW देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हेट्रोगेमस जो है, हेट्रोगेमिटी जो है वो फीमेल बर्ड के अंदर है। तो यहाँ पे बर्ड वाला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल सी है आपका, सॉरी ऑप्शन सी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इस वीडियो का जो आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई मेंडल वर्क इज़ नॉट रिकॉग्नाइज टिल 1900। जो मेंडल का जो वर्क था वो 1900 तक रिकॉग्नाइज कैसे नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। उसका जो वर्क था वो उस टाइम पर ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाया था। बिल्कुल सही रीजन है, NCERT में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट द कंट्रोल दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कॉन्टेम्परीज। तो उस टाइम पे जो कॉन्टेम्परीज थे उन्होंने उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेंडल ने जो यूज़ किया था, मेंडल ने किसी जीन के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया। मेंडल ने स्पर्म वगैरह या फिर किसी सेल के अंदर के जो एक तरीके से क्रोमोसोम वगैरह उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं थे। तो मेंडल ने जो बताया था, मेंडल ने बताया था कि जो पेरेंट्स से प्रोगेनी के अंदर जो जाता है कोई फैक्टर जाता, तो मेंडल ने फैक्टर लिया, उन्होंने फैक्टर वाली बात को एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट, तो ये बात भी सही थी, ये भी रीजन था मेंडल के वर्क उस टाइम पे पब्लिश नहीं हो पाया। नेक्स्ट था, हिज अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिनन वाज टोटली न्यू एंड अनअक्सेप्टेबल बाय मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो उसने क्या काम किया था, उसने कुछ मैथमेटिक्स चीज़ों को बायोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व किया। तो उन्होंने जो बायोलॉजिकल जो फिनोमिना बनाया अपना, उसके अंदर मैथमेटिक्स चीज़ों को इन्वॉल्व किया, जो कि टोटली एक रूप से तरीके से न्यू था। और जो इनसे ऊपर वाले उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस बात को मानने से बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बोल दिया। तो उन्होंने उस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, आल यहाँ पे सही कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड मेंडलिज्म इन 1900 इंडिपेंडेंटली। कितने साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को? तो मेंडल के जो 3 स्टूडेंट थे वो उस टाइम पे मेंडल के साथ वर्क करते थे। उन्होंने जब मेंडल ने अपना वर्क 1865 के अंदर पब्लिश किया तो मेंडल का वर्क जो था इसे एक्सेप्ट नहीं किया जो इससे ऊपर वाले बायोलॉजिस्ट थे। तो इसके बाद में, इसके 35 साल के बाद में, इसके 10-12 साल के बाद में मेंडल की डेथ हो गई। और इसके बाद में 3 जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के रूलों को। तो यहाँ से वो कौन कौन से थे? वो थे आपके 3, थर्ड। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इसी से रिलेटेड है, मेंडेलियन रीडिस्कवर्ड आर। मेंडलियन का जो रीडिस्कवर था वो कौन कौन थे? तो यहाँ पे डी वेरिस हॉलैंड का, ये बिल्कुल सही है। कॉरेंस जर्मनी का था, ये बिल्कुल सही है। वॉन टेशरमार्क ऑस्ट्रेलिया का, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से यही तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडलिज्म में जो, मतलब मेंडल के जो रूल थे, मेंडल के जो फैक्टर या सारी मेंडल ने जितनी भी अपनी बातें बताई थी उनको दोबारा से एक्सप्लेन किया, दोबारा से उस पर एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने रीडिस्कवर किया, ऐसे बोलते रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो यहाँ से आपका आंसर जो है बिल्कुल आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम
वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूजेस क्रोमोजोम मूवमेंट ऑफ एक्सप्लेन मेंडल लॉ। तो किसने नोटेड किया, किसने बताया कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम्स, जो क्रोमोजोम का बिहेवियर होता है वो पैरेलल होता है जीन के बिहेवियर के, जो क्रोमोजोम का जो बिहेवियर होता है वो जीन के बिहेवियर के पैरेलल होता है। और उन्होंने मेंडल लॉ को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने ये किसने बताया, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो क्रोमोजोमल थ्योरी जो दी थी वो सुटन और बॉबरी ने दी थी। तो क्रोमोजोमल थ्योरी के अंदर उन्होंने जीन को क्रोमोजोम के पैरेलल बिहेवियर बताया, मतलब जीन का जो बिहेवियर था क्रोमोजोम के बिहेवियर के पैरेलल बताया। तो यहाँ से जो आपका आंसर है 105 का वो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द बिलो कॉलम ए एंड बी रिप्रेजेंट जीन्स एंड क्रोमोजोम। जो आपको नीचे दिखा रहा है उसमें से कौन सा जीन है, कौन सा कॉलम जीन को प्रेजेंट करता है और कौन सा कॉलम जो है वो क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अकर इन पेयर, जीन भी पेयर में पाया जाता है, अकर इन पेयर्स क्रोमोजोम भी पेयर में पाया जाता है। सेग्रीगेट एट टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच एज ओनली वन ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ गैमीट टू गैमीट। तो यहाँ पे बताया है कि जो ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर जैसे स्पर्म बन रहा तो उस टाइम पर ये उनकी ये सेपरेट होंगे, अलग अलग सेग्रीगेट होंगे और एक पेयर में ट्रांसमिट होंगे गैमीट के अंदर। यहाँ पे सेग्रीगेट एट टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिट टू गैमीट। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम जो जीन होते हैं वो एक पेयर में ट्रांसफ़र होते हैं और जो यहाँ पे जीन जो होगा वो पेयर में से एक ट्रांसफ़र होगा और क्रोमोजोम भी पेयर में से एक ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट इसका दे रखा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। जो इंडिपेंडेंट पेयर होगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, जो एक पेयर है वो दूसरे पेयर से सेग्रीगेट होगा इंडिपेंडेंटली तरीके से। तो यहाँ पे जो बात बोल रहा पहले वाले ए में जीन के लिए बात बोल रहा है और बी में क्रोमोजोम के लिए बात बोल रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107वां विच ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमें देखना है हमें से कौन सा डायग्राम जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, मेंडल ने अपना रूल दिया था डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो यहाँ पे हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस ली हुई है, मतलब दो दो जीन लिए हुए हैं। यहाँ पे दो जीन है, यहाँ पे भी दो जीन है, तो जीनों को लिया हुआ। तो यहाँ से हमें देखना है कि सारे के सारे जीन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इस जर्म सेल के अंदर भी, इस जर्म सेल के अंदर भी वो इंडिपेंडेंट तरीके से सेपरेट हो चुके हैं। तो इंडिपेंडेंट जो सेग्रीगेशन है उसमें मेंडल ने यही बताया कि जो एक क्रोमोजोम के ऊपर जो दोनों जीन जो होते हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट चलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे, तो इंडिपेंडेंट पैटर्न में वर्क करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो दोनों के अंदर इंडिपेंडेंट शो किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जो ए ऑप्शन भी और बी ऑप्शन भी यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट मैनर में वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई ए एंड बी इन फिगर। आपको इस फिगर के अंदर ए और बी आइडेंटिफाई करना है। ये हाउस फ्लाई दिया हुआ है, इसके अंदर आपको देखना है। जो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो जो ड्रोसोफिला के अंदर आपका मेल जो होता है वो स्मॉल दिखाई देता है हमें, और फीमेल जो होता है फीमेल ड्रोसोफिला वो हमें लार्ज दिखाई देता है। तो यहाँ से आपका जो पहला वाला है वो ए जो है मेल है और बी वाला जो है वो फीमेल है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ए मेल और बी फीमेल। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक में आपको क्रोमोजोमल थ्योरी और आपको सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चंस देखने को मिले। अब यहाँ पे देखने को मिलेंगे पेडिग्री एनालिसिस क्वेश्चंस। तो पेडिग्री एनालिसिस क्वेश्चन देखेंगे हम। द मेथड ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर वो कौन सा मेथड है जिसके अंदर हम सारे इनहेरिटेंस पैटर्न को एनालाइज करते हैं, तो उसे हम फैमिली ट्री भी बोलते हैं। तो उसका जो नाम है वो है पेडिग्री एनालिसिस। तो उस टर्म को हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। वो मेथड आपका पेडिग्री एनालिसिस है जिसके अंदर हम कंप्लीट 2 से 4 या फिर 6 जनरेशन की एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनको देखेंगे भाई कौन सी जनरेशन के अंदर क्या डिसीज़ आई, क्या उसके अंदर चेंजिंग आए, उसको कंप्लीट एनालाइज करना पेडिग्री एनालाइज बोलेंगे हम उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110वां। द स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड फॉर कजिनियस मेटिंग इन पेडिग्री एनालाइज। जो कजन्स के बीच में, जो कजन्स जो भाई बहन होते हैं, अगर उनके बीच में मेटिंग कराएं हम तो उनमें पेडिग्री एनालाइज में आपका कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा। अगर हम बात करें ए सिंबल की,
ये सिंबल जिनके करेक्टर थोड़े डिफरेंट है, मतलब जो कज़न नहीं है, मदर मेल कहीं और का है, फीमेल कहीं और की है, तो अगर उनके बीच में दोनों के करेक्टर डिफरेंट है तो उस वहाँ पे हम ये सिंबल को यूज करेंगे। अगर दोनों के करेक्टर बिल्कुल सेम है, वो मतलब कज़न होंगे, दोनों के पेरेंट्स सेम होंगे, तो उनके अंदर हम बी को यूज करेंगे। तो यहाँ से 110वां का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111वां। आपको सेलेक्ट करना है, मैच करना है कौन सा सिंबल किसके लिए होता है पेडिग्री एनालाइज में। अगर मैं ए सिंबल की बात करूं तो ये मेल के लिए होता है, मेल में अफेक्टेड पर्सन के लिए। अगर बी सिंबल की बात करूं तो ये फीमेल के लिए होगा। तो आपका ए में जो है वो सेकंड वाला पार्ट है और बी में फर्स्ट वाला है। और सी की बात करूं तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है, इसके अंदर सेक्स हम स्पेसिफाइड नहीं करते हैं। और डी की बात करें तो मेटिंग है। तो यहाँ पे ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ ये दिया हुआ पहले वाले ऑप्शन में। और आपका यहाँ पे ए का सेकंड बस, बी का फर्स्ट, बट सी का जो दिया हुआ वो आपका सेकंड दिया हुआ, डी का फोर, ये बिल्कुल गलत हो गया आपका यहाँ से। और जो डी का दिया हुआ है आपका यहाँ पे मेटिंग, थर्ड वाला सही है। बट यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊँ तो ए ऑप्शन वैसे सही है, बट यहाँ पे ए ऑप्शन में डी की आगे जो 2 दिया हुआ है यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि डी वाला जो है वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है। और आपका यहाँ से यही ऑप्शन सही है ए वाला, क्योंकि यहाँ पे डी वाले में कहीं पे भी थर्ड नहीं दिखाया हुआ, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और बाकी के जो आगे की सीक्वेंस जो मैच कर रही है वो ए वाले में कर रही है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया। इसके बाद ये आपका डी के अंदर थर्ड आएगा, ए के अंदर सेकंड वाला पार्ट आएगा। ए मेल के लिए करता है, बी फीमेल के लिए करता है, सी जो करता है सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए, और डी जो करता है वो मीटिंग को मीटिंग का सिंबल है। नेक्स्ट है आपका 112वां क्वेश्चन। विच सिंबल रिप्रेजेंट पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्ट विद डिसीज़। तो आपका यहाँ पे देखना है कि जो मेल चाइल्ड है पेरेंट के साथ में वो डिसीज़ से अफेक्टेड है। अगर यहाँ पे जो राउंड वाला वो फीमेल के लिए होगा, अगर राउंड वाला कलर किया हुआ वो उसका जो ब्लैंक है वो ब्लैक ब्लैक है, तो वो इसका मतलब उसके अंदर डिसीज़ है। और मेल के अंदर जो स्क्वायर बना हुआ है अगर वो फिल हुआ है तो उसके अंदर भी डिसीज़ है। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा सिंबल है जिसके अंदर मेल चाइल्ड अफेक्ट है, तो मेल के लिए वो ये सिंबल है और यहाँ पे अफेक्ट के लिए भी यही सिंबल है। तो आपका यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज नॉट यूज इन पेडिग्री एनालाइज। कौन सा सिंबल है जो पेडिग्री एनालाइज में यूज नहीं होता। पेडिग्री एनालाइज में ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास में दोनों पेरेंट हैं, ये इनकी प्रोगेनी है। यहाँ पे ये कजन्स के बीच में मीटिंग हो रही है, ये शो हो रहा है। यहाँ पे ये मेल अफेक्टेड है, बट ये हमें सिंबल कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही पूछा जो पेडिग्री एनालाइज के अंदर नॉट यूज है, तो आपका यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग पेडिग्री शो। तो आपको यहाँ पे पेडिग्री एनालाइज दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्या शो करता है। तो इसके अंदर जो शो कर रहा है, इसके अंदर हम देख रहे हैं इस जनरेशन में भी डिसीज़ है, इस जनरेशन में भी डिसीज़ है, और आगे आने वाली जनरेशन में भी डिसीज़ है। तो यहाँ से सभी के अंदर डिसीज़ है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पहली जनरेशन के अंदर फीमेल से मेल के अंदर डिसीज़ आई है, इसके बाद में दूसरी जनरेशन के अंदर भी फीमेल से फीमेल के अंदर डिसीज़ आई है। तो यहाँ से जो आपका जो आंसर बनेगा 114वें क्वेश्चन का, वो आपका आंसर है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो जो आपके यहाँ से अगर देखेंगे हम ऑटोजोमल, क्योंकि ये सेक्स लिंक पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है और यहाँ पे देख रहे हैं हम फीमेल अफेक्ट हो गई, तो इसका मतलब ऑटोजोमल पे डिसीज़ है। और जब हमें पहली जनरेशन में भी डिसीज़ दिखाई दे रही है, दूसरी में भी दिखाई दे रही है, तीसरी में भी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, डोमिनेंट ट्रेट हो गया। अगर वो एक जनरेशन को स्किप करता तो वो रिसेसिव डिसीज़ हो गई, बट यहाँ पे सारी जनरेशन में डिसीज़ शो हो रही, तो इसलिए वो डोमिनेंट है। और यहाँ पे वो सेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है कि मेल से फीमेल में पहुँच रही है, फीमेल से मेल में पहुँच रही है, तो इसलिए वो ऑटोजोमल है। तो यहाँ से आपका 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ये जो शो हो रहा है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट का शो हो रहा है। ये बिल्कुल NCERT में डिक्टो डायग्राम भी दिया हुआ है आपका वहाँ से, तो NCERT का डायग्राम उठा के बिल्कुल इसमें अरेंज किया मैंने। इसके बाद है नेक्स्ट 115वां क्वेश्चन, द फॉलोइंग पेडिग्री शो। तो ये भी NCERT का दिया हुआ है, NCERT का सेम बिल्कुल। तो आपको इसके अंदर पेडिग्री का कौन सा एनालाइज किया गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहली जनरेशन हमारी स्किप है, मतलब पहली जनरेशन के अंदर डिसीज़ शो नहीं हो रही है। इनसे पहली वाली जनरेशन के अंदर कोई ना कोई डिसीज़ होगी, ताकि जो सेकंड जनरेशन है उसके अंदर डिसीज़ आई है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम बात करें एक जनरेशन स्किप होती है, तो वहाँ से डिसीज़ कौन सी होती है, रिसेसिव डिसीज़ होती है। अब यहाँ से देखेंगे हम, ये रिसेसिव डिसीज़ है आपकी, और आपका यहाँ से
ये आपकी ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो ये एनसीईआरटी का बिल्कुल दिया हुआ ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 116वां क्वेश्चन, गिवन बिलो इज ए पेडिग्री चार्ट ऑफ ए फैमिली विद 5 चिल्ड्रन। तो आपको नीचे 5 चिल्ड्रन का एक फैमिली चार्ट दिया हुआ है, ये वाला फैमिली चार्ट 5 चिल्ड्रन का। इट शो द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब एज अपोज्ड फ्री को वंस। तो इनमें से जो एक है उसका जो कान है उसका लोब जो है वो फ्री है, और द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल इंडिविजुअल आर सर्कल एंड फीमेल इंडिविजुअल। तो आपको सर्कल में जो दिया हुआ है वो फीमेल इंडिविजुअल दिया हुआ है, और स्क्वायर में जो दिया हुआ है वो मेल इंडिविजुअल दिया हुआ है। तो यहाँ से दिखाया हुआ हमें जिनका जो ब्लैक है उनके अंदर जो ईयर लोब है, जो कान के नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो एक तरीके से जिसमें कोई भी बॉन्ड नहीं होती है, कार्टिलेज नहीं होता है, उसे ईयर लोब बोलते हैं। अगर वो कलर है तो वो अटैच है, और अगर वो यहाँ पे जो ब्लैंक दिखाए हुए हैं इनके अंदर नॉन अटैच है। तो यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन ड्रॉन इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखना हमें इसका कंक्लूजन क्या है, इसका करेक्ट कंक्लूजन क्या है। तो हम अगर देखेंगे भाई जो ईयर लोब दोनों का, दो के अंदर जो ईयर लोब बना है वो कैसे बना है, क्योंकि पेरेंट के अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन बनेगा, पेरेंट आर होमोजाइगस रिसेसिव। अगर पेरेंट के अंदर होमोजाइगस करेक्टर होते तो उनके अंदर डिफरेंट करेक्टर हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरा, पेरेंट आर होमोजाइगस डोमिनेंट। तो होमोजाइगस वाला आगे दोबारा से, अगर पहले बताया मैंने, अगर उनके अंदर सेम करेक्टर है, होमोजाइगस हैं, डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, तो वहाँ पे दोनों हमें डिफरेंट करेक्टर देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे द ट्रेट इज लिंक्ड वाई, ये ट्रेट वाई से लिंक है। अगर ये ट्रेट वाई से लिंक होता तो ये फीमेल के अंदर नहीं आता, क्योंकि फीमेल के अंदर तो XX क्रोमोसोम होते हैं, ये केवल मेल के अंदर आता। यहाँ पे जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, द पेरेंट आर हेट्रोजाइगस। जो पेरेंट हैं अगर वो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट करेक्टर वाले हैं, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी ऐसी कंडीशन। तो यहाँ पे 116वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 117वां, प्रिडिक्ट फ्रॉम दी फॉलोइंग चार्ट। आपको फॉलोइंग चार्ट दिया हुआ है, आपको ये प्रिडिक्ट करके देखना है कि इसके अंदर क्या आता है। तो आपको देखो पहला दे रखा है, करेक्टर्स इज डोमिनेंट एंड कैरिड बाई एक्स क्रोमोजोम। जो करेक्टर हैं वो डोमिनेंट और एक्स क्रोमोजोम के द्वारा लिए हो। डोमिनेंट तो यही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहली जनरेशन स्किप हो गई, ये वाली जनरेशन स्किप हो गई। डोमिनेंट होते तो सारी जनरेशन के अंदर हमें देखने को मिलते। नेक्स्ट है, करेक्टर इज कैरिड बाई वाई क्रोमोजोम। जो करेक्टर होते हैं वो वाई क्रोमोजोम कभी भी नहीं लेता है, वाई क्रोमोजोम पे कभी भी हमें डिसीज मोस्टली बहुत रेयर चांस में नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने जो पेडिग्री एनालाइज के अंदर जेनेटिक जो डिसऑर्डर पढ़े थे वो सारे डिसऑर्डर सेक्स लिंक पढ़े थे। सेक्स लिंक में आपके दोनों टाइप के मिल सकते हैं, एक्स लिंक वाले भी, वाई लिंक वाले भी। बट वाई लिंक का कोई भी आपके 12th लेवल पे एनसीईआरटी में कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी हुई है, तो वो केवल सेक्स लिंक में एक्स लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे वाई लिंक वाला भी नहीं होगा, वाई क्रोमोसोम पे भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, करेक्टर ऑफ सेक्स लिंक रिसेसिव। करेक्टर रिसेसिव में बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक जनरेशन स्किप हो गई, यहाँ पे दूसरी जनरेशन स्किप हो गई, और वो सेक्स लिंक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे फीमेल जो है ना वो कैरियर है, फीमेल कैरियर है, फीमेल के अंदर इसलिए करेक्टर शो नहीं हो रहा। जब फीमेल कैरियर होगी तो वो नॉर्मल कंडीशन में दिखाई देगी, बट उसके अंदर एक क्रोमोसोम पे डिसीज़ का करेक्टर है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सेक्स लिंक है, एक्स लिंक है, सेक्स लिंक के अंदर भी रिसेसिव करेक्टर है, बिल्कुल सही है यहाँ से सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118वां, द पेडिग्री शो अकरेंस ऑफ द एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म का मतलब अफेक्टेड, जिसके अंदर डिसीज हमें शो हो रही है। विच इज़ रिसेसिव ट्रेट। भाई हमें पेडिग्री शो में दिखाया हुआ है बहुत सारे रिसेसिव ट्रेट हैं जिनके अंदर हमें डिसीज शो नहीं हो रही है। इफ़ पर्सन 4 होमोजाइगस, यदि इनमें से 4 पर्सन होमोजाइगस हैं और वो कैरियर ट्रेट के लिए हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे बताना हमें। अगर कैरियर ट्रेट के लिए हैं तो यहाँ पे फीमेल के अंदर डिसीज़ आई है, और फीमेल के अंदर जो डिसीज़ आती है वो मेल से आती है और फीमेल से भी आती है। इसका मतलब यहाँ पे ये भी कैरियर हुआ, ये भी कैरियर हुआ, क्योंकि अगर फीमेल यहाँ पे सेकंड वाला जो है इसके अंदर ये कैरियर है और यहाँ पे शो हो रही है हमें डिसीज़, तो दोनों जब एक्स पे हमें डिसीज़ देखने को मिलेगी तभी तो वो कैरियर होगा, नहीं तो कैरियर नहीं होगा। तो यहाँ से आपका जो पहला भी कैरियर है, सेकंड भी कैरियर है, और अगर बात करूँ मैं आपका यहाँ पे 5th और 6th, यहाँ पे ये भी दोनों कैरियर होंगे, क्योंकि इसके अंदर जब डिसीज़ आई तो ये डिसीज़ इसके अंदर भी कैरियर करेगा, क्योंकि इसके एक क्रोमोसोम पर तो कम से कम कैरियर देखने को मिलेगा, और इसके भी एक क्रोमोसोम पर कम से कम कैरियर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है वो पहला, दूसरा, पाँचवा, छठा, मतलब पहली स्टेटमेंट के अंदर, दूसरी के अंदर, पाँचवें के अंदर और छठे के अंदर ये सारे जो हैं हमें कैरियर देखने को मिल रहे हैं।
पहला, दूसरा और पाँचवा, छठा। तो यहाँ से डी ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 119वां। दिस इज़ द पेडिग्री ऑफ 4 ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज एल्बिनिज्म। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड वन होमोजाइगस नॉर्मल। तो आपको यहाँ पे देखना पेडिग्री में ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज़ दिखाया हुआ हमें, जो कि एक तरीके से अफेक्टेड है, ऑटोजोमल है, रिसेसिव है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड के अंदर, सेकंड लाइन हमें यहाँ से दिखाई हुई है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, नॉर्मल कंडीशन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नॉर्मल कंडीशन की अगर प्रोबेबिलिटी बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला होमोजाइगस नॉर्मल की देखनी है हमें। तो एक ये हो गया आपका यहाँ से, और एक ये हो गया आपका यहाँ से, और एक ये हो गया आपका यहाँ से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं होमोजाइगस वाला। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वाला कैरियर भी हो सकता है, और ये जो है आपका यहाँ पे सबसे पहले तो जो होमोजाइगस जो मिलेगा वो फीमेल के अंदर मिलेगा, क्योंकि मेल के अंदर तो एक्स वाई हैं, मेल के अंदर आपके एक्स वाई हैं, फीमेल के अंदर एक्स एक्स हैं, तो होमोजाइगस तो फीमेल के अंदर हुए। अब यहाँ पे देखेंगे हम फीमेल के अंदर कौन सा प्रोबेबिलिटी क्या आती है। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें हम, इसमें पेरेंट के बाद में जो सेकंड का एरो लगा हुआ है यहाँ पे, जो इनका जो इनके प्रोगेनी है, एक तो ये प्रोगेनी हुई, आप एरो से देख सकते हो, एक आपकी ये वाली प्रोगेनी हुई, आप एरो से देख सकते हो, एक आपकी ये वाली प्रोगेनी हुई। तो यहाँ से जो हम देखेंगे होमोजाइगस जो नॉर्मल है, नॉर्मल की अगर बात करूँ तो ये नॉर्मल हुआ, ये अफेक्टेड हुआ। तो होमोजाइगस नॉर्मल में कितना हुआ, एक हुआ। टोटल नंबर ऑफ कितने, 3 हुए। तो जो हमारे पास में जो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी की भी, तो उसमें क्या होता है, जो पॉसिबिलिटी होती है उसकी संख्या अपॉन में टोटल संख्या। तो पॉसिबिलिटी कितनी है यहाँ पे, एक अपॉन में 3। तो यहाँ से आपका ए आंसर आ जाएगा 119वें क्वेश्चन का। आप अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा जो ये दोनों पेरेंट हुए, इन दोनों पेरेंट का यहाँ से ये वाला इसका प्रोगेनी हुआ, ये वाला प्रोगेनी हुआ, और ये वाला प्रोगेनी हुआ। इसमें से जो मेल हुआ वो कौन सा हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया, तो वो तो होमोजाइगस है ही नहीं। फीमेल हुआ वो हो गया होमोजाइगस, उसमें से एक नॉर्मल है, एक अफेक्टेड है। तो टोटल कितने, 3 है। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल की बात कर रहा था 1/3। तो आपका ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 120वां क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दी गिवन पेडिग्री, आपको ये पेडिग्री एनालाइज दिया हुआ है ये वाला, इसके अंदर क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसके अंदर ऑटोजोमल रिसेसिव नॉर्मल पेरेंट, एक्स लिंक रिसेसिव अफेक्टेड मेल, मैटरनल इम्प्रिंटिंग नॉर्मल फीमेल, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग अफेक्टेड फीमेल। तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोजोमल रिसेसिव तो है नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे सारी इस कंडीशन में भी, इसमें भी और इसमें भी, तीनों जनरेशन में हमें देखने को मिल रहा है। तो रिसेसिव तो इसमें से आएगा नहीं। तो आपका ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया। नेक्स्ट वाला आपका यहाँ पे देखना अब आपको पैटर्नल इम्प्रिंटिंग। तो यहाँ पे जो ये वाला जो होता है ये पैटर्नल के लिए नहीं, मतलब पिता के लिए नहीं होता है, ये वाला जो होता है फीमेल के लिए होता है। तो आपका यहाँ से बिल्कुल ये आपका आंसर सही है। नॉर्मल फीमेल के लिए जो कंडीशन दिखा रखी है वो ये दिखा रखी है। आपका आंसर सी 120वें क्वेश्चन का सही है। आई होप आपको ये एक क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके के आप फ्री में टेस्ट सीरीज़ देने के लिए या फिर फ्री में अच्छे से क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में ही आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट के अंदर पूछ सकते हो।